अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेजो आसिफ़ और इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है गैसेस एक्सचेंज, जबकि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो दो मैंने वीडियोस इस पे पहले बनाई हैं जो आप लोगों ने देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि प्लांट को गैसेस क्यों चाहिए होती हैं। तो प्लांट के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और इसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है। दूसरा प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो ये दो प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किए थे, किसमें, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे पिछले पार्ट में। अब फर्दर जो है ये डिस्कस करना है कि ये गैसेस प्लांट को जो चाहिए होती हैं वो प्लांट बाहर वाले एटमॉस्फेयर से अंदर कैसे लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में कैसे लेते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो गैसेस प्लांट की बॉडी में एक्स्ट्रा बनती हैं, तो प्लांट उन गैसेस को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो यानी कि एक तो ये है ना कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है, यानी कि फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल गैसेस कैसे कहाँ से चेंज हो रही हैं। और फिर आगे उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो उसमें प्लांट में रिस्पायरेशन में जो है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनील है, प्लांट के सेल का ऑर्गेनील है, जहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। और सेम एज इट रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनील है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है, जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये प्लांट के सेल में ये फंक्शन जो है वो गैस एक्सचेंज इन प्लांट का परफॉर्म हो रहा होता है। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल जो है वो उस टॉपिक की तरफ। वो ये था कि प्लांट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किस तरह से जो है वो गैसेस लेते हैं, वो गैसेस जो उन्हें चाहिए होती हैं वो किस तरह से लेते हैं। तो अगर हम देखें एट डे टाइम, अगर हम बात करें दिन की, डे टाइम जो दिन का टाइम होता है, जब दिन होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों प्रोसेस प्लांट में हो रहे होते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये भी हो रहा होता है, और सेकंड रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ये भी हो रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब होता क्या है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि प्लांट को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में ये रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं। तो इसका मतलब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। और रिस्पायरेशन भी दिन को हो रही होती है। तो रिस्पायरेशन में क्या हो रहा होता है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है। अब यहाँ पर समझना ये होता है, कन्फ्यूजन इस बात में होता है कि हमें कैसे पता चले कि भाई यहाँ पर तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिस्पायरेशन से हमें मिल रहा है तो वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो यहाँ पर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लांट को तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी गैसेस बाहर से लेने की, या फिर प्लांट को ज़रूरत नहीं है जो इसके अंदर गैसेस बन रही हैं उनको बाहर रिलीज़ करने की, प्लांट को जो है वो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट के अंदर सिर्फ एक ऐसा टाइम होता है जिसे हम कहते हैं डॉन एंड
डस्क टाइम, डॉन एंड डस्क टाइम। ये ऐसा वक्त होता है जब प्लांट ना तो बाहर से गैसेस ले रहा होता है और ना बाहर गैसेस दे रहा होता है। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि ये टाइम होता है सनराइज़ का, यानी कि जब सुबह जो है वो सनराइज़ हो रहा होता है, और सनसेट का, यानी कि ये कौन सा टाइम होता है? सनराइज़ का, जब सुबह सनराइज़ होता है, और इवनिंग में जब सनसेट होता है, सनसेट। तो ये सनराइज़ एंड सनसेट दो ऐसी पॉइंट होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ये हम यूँ कहें कि दोनों इक्वल हो रही होती हैं, बराबर हो रही होती हैं। तो ये वो टाइम होता है जब जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है उतना रिस्पायरेशन में मिल रहा होता है, और जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बाहर मिल रहा होता है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यानी कि ये वो टाइम होता है, डान और डस्क वो टाइम होता है जब प्लांट को ना तो बाहर से गैसेस लेनी होती हैं और ना ही प्लांट को बाहर गैसेस देनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम दिन का बाकी हिस्सा देखें, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद और इवनिंग से पहले, यानी कि सनराइज़ और सनसेट से बीच वाला जो दरमियान वाला टाइम है, अगर हम वो देखें तो ये वो टाइम होता है जब फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है ये हाई होता है। यहाँ पर मैं एरो जो है वो अबव की तरफ दे देता हूँ, मीन्स हाई होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है। अब जो रेट हाई होगा तो वो यानी कि ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है, वो सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस दिन के बाकी हिस्से में ज़्यादा हो रही होती है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रहा होता है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन बन तो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना नहीं बन रहा जितना फोटोसिंथेसिस में चाहिए। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और सेकंड, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ हो रहा है वो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है कि रिस्पायरेशन में उतना खर्च नहीं हो रहा, रिस्पायरेशन में कम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि ये जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा फिर? इसका मतलब दिन को जब फोटोसिंथेसिस हाई हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस दिन को जब ज़्यादा हो रही होती है, तो उस वक्त ये होता है कि प्लांट क्या कर रहे होते हैं, उस वक्त दो काम कर रहे होते हैं। एक, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए तो ये बाहर से ले रहे होते हैं, यानी कि आउटसाइड से ले रहे होते हैं, और ऑक्सीजन जो ज़्यादा बन रही होती है तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी आउटसाइड की तरफ भेज रहे होते हैं, यानी कि प्लांट की बॉडी से बाहर। तो दिन को फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होने की वजह से आउटसाइड इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन आउटसाइड इन्वायरमेंट को दे रहे होते हैं। ये होता है प्रोसेस कब? दिन के वक्त। अच्छा, अब अगर हम देखें एट नाइट, रात के वक्त क्या होता है, तो यानी कि जब नाइट टाइम होता है, एट नाइट, अब नाइट के वक्त लाइट एब्सेंट होती है, लाइट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब सूरज प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप होता है, नहीं होता। मतलब एट नाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा, तो एक सिस्टम हो गया बंद, ये तो हो नहीं रहा। इसका मतलब अब सिर्फ सेकंड प्रोसेस ही हो रहा है, और वो कौन सा है? रेस्पायरेशन का प्रोसेस। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में आप लोग पहले समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन देना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि प्लांट की बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन में, उतना ऑक्सीजन इन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहा होता, मिल नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पहले मिल रहा था फोटोसिंथेसिस से,
ड्यूरिंग डे टाइम। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद है तो मतलब ऑक्सीजन का आना भी बंद है। तो यानी कि अब रिस्पायरेशन में ये जो ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाएगा? ये लिया जाएगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर से। तो रात के वक्त ऑक्सीजन बाहर से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बन रहा। और यहाँ पर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन में बन रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, वो प्रोसेस बंद है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन रहा होता है, ये भी कहाँ जाता है? ये भी आउटसाइड द बॉडी, ये भी बॉडी से आउटसाइड जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। तो होता क्या है, अब यहाँ पर अगर हम एक इसको समराइज़ कर लें, समझ लें, तो यहाँ पर हमारे समझने की जो बात है वो ये है कि ये पूरा आप जो है पेज वो आपको नज़र आ रहा है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर आप देखें कि दो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन हो रहे होते हैं। तो सिर्फ हमने ये डिफरेंस देखा है प्लांट में कि ड्यूरिंग डे क्या हो रहा होता है और ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा होता है। तो एट डे टाइम प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, रिस्पायरेशन भी कर रहे होते हैं, दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो प्लांट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा होता है, जो कि आपके सामने है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन में बाहर निकल रहा है। और रिस्पायरेशन में क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन दोबारा रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि डान और डस्क वो टाइम होता है जब एक्सचेंज जो है वो एक कंपनसेशन पॉइंट पे आ जाती है, जहाँ से प्लांट फिर ना तो बाहर कोई गैस देता है और ना ही बाहर से कोई गैस लेता है। लेकिन अगर वैसे हम दिन का टाइम देखें तो फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है और दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, रिस्पायरेशन का रेट नॉर्मली हो रहा होता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए होती है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से प्लांट ले रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और ऑक्सीजन बाहर दे रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। और उसके बाद अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, तो एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है, रिस्पायरेशन कंटिन्यू होता है। तो रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ऑक्सीजन प्लांट बाहर से ले रहे होते हैं एट नाइट टाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनके पास बन रहा होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यानी कि बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये है यानी कि एक प्रोसेस जो हमें समझना था। अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि प्लांट के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्लांट के अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज में मदद कर रही होती है। तो यानी कि प्लांट की बॉडी में एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लीव्स, पत्ते जो प्लांट के होते हैं। अब लीव्स वो स्ट्रक्चर होती हैं जहाँ पर एक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये एक ओपनिंग्स हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। स्टोमेटा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि स्टोमेटा निकला है स्टोमा से, मीन्स माउथ, मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग माउथ। ये वो ओपनिंग होती है जहाँ से प्लांट क्या कर रहे होते हैं, अपनी गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब ये एक ओपनिंग है जो कि लीफ में प्रेजेंट होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लीफ में स्टोमेटा कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लीफ जो है उनकी ट्रू साइड्स होती हैं। तो स्टोमेटा कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आइदर अबव साइड और लोअर साइड। कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, अबव साइड पे होते हैं या लोअर पे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डायकॉट प्लांट होते हैं, डायकॉट, उनके अंदर मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं इन डायकॉट। और जो हाइड्रोफाइट कैटेगरी होती है, हाइड्रोफाइट प्लांट, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो अबव साइड पे होते हैं और मोस्टली डायकॉट में जो है ये लोअर साइड पे होते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मोनोकॉट, डायकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं
ये वो प्लांट होते हैं जिनमें मोस्टली स्ट्रोमेटा जो हैं, स्ट्रोमेटा वो बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड्स, दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अब 3 कैटेगरीज का पता चल गया है। एक के प्लांट की वो कैटेगरी, प्लांट के जो लीफ है उनमें एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमा मीन्स माउथ। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है कि लीफ की कौन सी साइड स्टोमेटा होते हैं, तो 2 साइड होती हैं, अबव एंड लोअर। अबव साइड पे हाइड्रोफाइट प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें अबव साइड पे होता है, और डाइकॉट ऐसे होते हैं मोस्टली जिनमें लोअर साइड पे होता है, और मोनोकट प्लांट इस तरह के होते हैं जिनमें बोथ साइड्स जो होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पर अब आप लोगों को पता चलेगा कि स्टोमेटा किस तरह से लीफ के कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारी जो लीव्स जो हैं, लीफ की एपिडर्मिस में। तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव की एपिडर्मिस जो होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल के अलावा कुछ सेल होते हैं जो स्टोमेटा बना रहे होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पर ये एक बीन शेप्ड सेल है, और ये दूसरा बीन शेप्ड सेल है, और यहाँ से ये फिर एक सेल, और ये फिर एक सेल। तो अब अगर यहाँ इस स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये जो सेल हैं इनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल हैं। और ये जो सेल हैं इन्हें हम कहेंगे गार्ड सेल, गार्ड सेल्स, ये हैं गार्ड सेल। तो एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल। अब ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है सेंटर में, ये जो आपको सेंटर में एक ओपनिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर ये ओपनिंग जो नज़र आ रही है सेंटर में, इसे हम कहेंगे स्टोमेटा, यानी स्टोमा मीन्स माउथ, मीन्स ओपनिंग, मीन्स पोर, कोई ऐसा पोर, कोई ऐसी ओपनिंग। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि स्ट्रोमा और स्टोमेटा सिर्फ एक ओपनिंग को हम कहते हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस में कुछ इस तरह के सेल होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, उन सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। तो गार्ड सेल वो वाले सेल होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चला कि स्टोमेटा किस लेयर में होते हैं और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, यानी कि स्पोर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ओपनिंग को। तो गार्ड सेल हैं जो ओपनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन, गार्ड सेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसका जो है वो अंश क्या है, यानी कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि स्टोमेटा को गार्ड सेल कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो गार्ड सेल वो सेल होते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं कि ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ये पॉइंट नोट कर लें, गार्ड सेल को हम ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस के जो बाकी सेल होते हैं फोटोसिंथेसिस करते होंगे लेकिन इतना स्मॉल, या हम कहें कि इतनी कम कि उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसीलिए यूं कहा जाता है कि गार्ड सेल ही ऐसे सेल होते हैं
जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो किस में ज़्यादा हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है गार्ड सेल में। अब गार्ड सेल में क्यों ज़्यादा हो रहा होता है? तो उसका रीज़न ये है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू अदर सेल, बाकी सेल से। तो जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। और जहाँ पर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी वहाँ पर शुगर ज़्यादा बनेगी, यानी कि हम कहें ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में देखा था कि ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। तो ग्लूकोज जो है उससे हम कंसीडर करते हैं साल्यूट, कि ये साल्यूट है। तो जिन सेल में साल्यूट ज़्यादा होगा, यानी कि कौन से सेल में साल्यूट ज़्यादा हो रहा है? गार्ड सेल में। किस में? गार्ड सेल्स में साल्यूट ज़्यादा होगा। और जहाँ पर साल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर मूव करेगा, यानी कि गार्ड सेल में साल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो जो वाटर है वो भी पास वाले सेल से, सराउंडिंग सेल से मूव करेगा। कहाँ पर? इनटू गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में वाटर ज़्यादा मूव करेगा तो गार्ड सेल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टर्जिड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो वो अपने असल एक्चुअल शेप में आ जाएंगे, जो इनका शेप है जिसे हम कहते हैं बीन शेप। बीन शेप, अपने एक्चुअल उस बीन शेप में आ जाएंगे। और जब वो अपने इस एक्चुअल बीन शेप में आ जाएंगे, जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट बीन शेप और टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल रहा है कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गार्ड सेल ओनली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल ऑफ एपिडर्मिस है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। एज अ रिज़ल्ट शुगर ज़्यादा बनेगी, जो कि साल्यूट है। साल्यूट ज़्यादा जिस सेल में होगा वाटर भी उसी सेल में मूव करेगा। ये रिलेशनशिप भी आप लोगों को मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो वाटर वहाँ पर मूव करेगा, जिस सेल में ज़्यादा वाटर मूव करेगा वो सेल टर्जिड हो जाएगा। और जो सेल टर्जिड हो जाएगा वो यानी कि गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाएंगे तो वो अपने एक्चुअल बीन शेप में आ जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। सही है। तो इस तरह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। और क्लोज कब होंगे? इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर लें, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो शुगर नहीं बनेगी, जब शुगर नहीं बनेगी तो साल्यूट कम हो जाएंगे, और जब साल्यूट कम हो जाएंगे तो गार्ड सेल से वापस वाटर निकल जाएगा, जिसकी रिज़ल्ट में गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। तो ये जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ जो है वो आज मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें, एक मेरे ख्याल से वीडियो जो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ रहती है, वो ये कि अब ये तो पता चल गया कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है वो ले रहे होते हैं, स्टोमेटा किस तरह से ओपन हो रहे होते हैं, प्लांट दिन को क्या कर रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ एनाटॉमी ऑफ लीफ रहती है, जो कि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा कि लीफ की एनाटॉमी क्या होती है, अंदर जो है वो किस तरह से जो लीफ की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है और फिर कैसे गैसेस मूव करती हैं। सो इंशाल्लाह विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।